नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रीति और स्वागत है आपका प्रीति पीसीएस में। तो आज हमारा डे 4 है जिसमें हम बीपीएससी के लिए जो विजय सीरीज चला रहे हैं। हमारा टारगेट है कि हम जो भी प्रश्न करें वो हमारे एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन देशों के बीच आर्टेमिस समझौता हुआ है? आर्टेमिस समझौता किन के बीच हुआ है? भारत और यूएसए के बीच, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान के बीच, चीन और उत्तर कोरिया, फ्रांस और भारत। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भारत और यूएसए के बीच। ठीक है, आर्टेमिस समझौता हुआ है भारत और यूएसए। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हिंदी में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? तो भगवंत अनमोल की कृति है प्रमेय, जो कि उपन्यास है उसको। सुमित दहिया की कृति आवाज का स्टेशन। सौरभ जैन की कृति डेमोक्रेसी स्वाहा, एक व्यंग है, व्यंग किए हैं कि डेमोक्रेसी का स्वाहा हो जाए। अंकुर मिश्रा की कृति गंगा पुत्र भीष्म, ये भी उपन्यास है। तो किसको मिला है? तो ये मिला है भगवंत अनमोल की कृति प्रमेय, एक प्रमेय है, यही कृति है, नाम है प्रमेय। तो प्रमेय उपन्यास को मिला है। एक्चुअली इसमें क्या है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और संभावना है कि एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए, भगवंत अनमोल की जो कृति है प्रमेय, साइंस फिक्शन, दर्शन और वैचारिक का एक अद्भुत मिश्रण है। यह एक ऐसे युवा की कहानी है जिसकी परवरिश धार्मिक माहौल में हुई है और यह प्रौद्योगिकी की पढ़ाई कर रहा है। मतलब फैमिली धार्मिक माहौल वाला है, लेकिन यह टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करते हैं। जहाँ एक तरफ तकनीक यह बताती है कि इस ब्रह्मांड में ईश्वर है ही नहीं, तो दूसरी तरफ इनके जो फैमिली हैं वो बचपन से यही सिखाए हैं कि दुनिया की हर वस्तु सिर्फ ईश्वर की देन है। और उनके मन में जो ये द्वंद्व था, ये फंस कर रह जाता है। इसी द्वंद्व से निकलने की छटपटाहट है जो प्रमेय है। प्रमेय यही उपन्यास है जिसमें वो बताते हैं कि एक्चुअली में ब्रह्मांड से की तकनीक और आपका ईश्वर के बीच क्या रिलेशन है, इसी के बारे में ये बताया गया है। एक अद्भुत मिश्रण है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2020 को किसकी सहायता से अटल भूजल स्कीम चालू की? तो भारत सरकार ने किसका हेल्प लिया? एशियन विकास बैंक, आईएमएफ का, विश्व बैंक का या मेगा का? तो विश्व बैंक से हेल्प लिया। और ये क्या रखा गया है? तो 50% भारत सरकार देंगे और 50% वर्ल्ड बैंक देगा। हमारा अगला प्रश्न है, स्टैंड अप इंडिया स्कीम को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इस योजना को बढ़ा दिया गया है 2025 तक। अगला प्रश्न है, कोसी नदी को निम्नलिखित में से किस नदी के साथ जोड़ने के लिए जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा मंजूरी दी गई है? बूढ़ी गंडक, महानंदा, कमला, मेची। तो ये हम 3-4 साल से सुनते आ रहे हैं, कोसी मेची परियोजना। तो मेची के साथ जोड़ा गया है और मंजूरी दे दी गई है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति में सर्वप्रथम विद्रोह तत्कालिक बिहार के किन क्षेत्रों में देखा गया? पटना सिटी, रोहिणी, आरा या जगदीशपुर? तो सबसे पहले देखा गया था रोहिणी में। रोहिणी कहाँ है? तो जब हमारा बिहार झारखंड अलग नहीं हुआ था तो देवघर में एक जिला है, देवघर जिला में एक गांव है रोहिणी, वहीं पे सबसे पहले हुआ था बिहार का ये स्वतंत्रता क्रांति 1857 का। आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बिहार के किस क्रांतिकारी को सबसे कम उम्र में फांसी की सजा दे दी गई थी? प्रफुल्ल चाकी, प्रसन्न सिन्हा, फणेंद्र घोष या खुदीराम बोस? तो आंसर हो जाएगा खुदीराम बोस, क्योंकि प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने जो अंग्रेज जज था किम्सफोर्ड, इन पे हमला किया था, बम फेंका था, इस वजह से खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना के प्रमुख संस्थापकों में कौन शामिल नहीं है? बोल रहा है राम वृक्ष बेनीपुरी, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसको देखते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, क्योंकि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना के प्रमुख संस्थापक में कौन शामिल है एक्चुअली पूछना है, क्योंकि आंसर में दिया है उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी राम वृक्ष बेनीपुरी भी है, राम मनोहर लोहिया भी हैं, जयप्रकाश नारायण भी है। और इसमें जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के हमारे जो अध्यक्ष थे वो आचार्य नरेंद्र देव थे और आपके सचिव थे जयप्रकाश नारायण। तो इसमें क्वेश्चन पूछना है कि कौन कौन से शामिल हैं, नहीं को काट।
हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर बिहार के मैदान में प्रवाहित नहीं होती है? तो बूढ़ी गंडक, गंडक नदी और घाघरा नदी तो उत्तर बिहार में होती है, लेकिन पुनपुन हमारा हो जाएगा दक्षिण बिहार में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुनपुन। लीची अनुसंधान केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? मुसहरी में, देवकली में, पूर्णिया में, बेलापुर में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मुसहरी में। मुसहरी है कहाँ? तो मुजफ्फरपुर में है। अब इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ताकि एक्स्ट्रा फैक्ट अगर आ जाए तो वहाँ से भी हमारा क्वेश्चन हो जाए, छूटे नहीं। ये है हमारा एक्सप्लेनेशन। जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, पूर्वी क्षेत्रीय मुख्यालय उसका पटना में है, क्योंकि हम पूर्वी क्षेत्र में पढ़ते हैं, तो पटना में है। दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो मोकामा। मक्का अनुसंधान केंद्र बेगूसराय। लीची अनुसंधान केंद्र मुसहरी मुजफ्फरपुर। और जल प्रबंधन अनुसंधान केंद्र पटना। तो इस तरह से हमें एक्स्ट्रा फैक्ट भी याद हो गया। अगर दलहन पूछे तो मोकामा, मक्का पूछे तो बेगूसराय, लीची मुसहरी और जिला अगर पूछ दे तो मुजफ्फरपुर। और दोनों म से है तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं। और जल प्रबंधन पटना। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2023 के अंतिम सप्ताह में किस देश के द्वारा भारत के यात्रियों को मुफ्त पर्यटन वीजा जारी करने की नीति की मंजूरी प्रदान की गई है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका में ये मंजूरी मिली है। ठीक है। समाचारों की सुर्खियों में रहा रफा बॉर्डर निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच की सीमा है? तो हम सभी को पता है, मिस्र और गाजा पट्टी जो युद्ध हुआ था, तो रफा बॉर्डर मिस्र और गाजा पट्टी की सीमा है। जो हुली वैसा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे, जहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हमने कुछ बिहार स्पेशल देखा, करेंट अफेयर्स देखा, कुछ मिसलेनियस देखे, और अब हम आ जाते हैं कुछ इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पर और एक दो साइंस के प्रश्न पर। पहले साइंस के क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रश्न है, जोनो ट्रांसप्लांटेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दो ऐसे लोगों के बीच प्रत्यारोपण जो आनुवांशिक रूप से समान है, यानी प्रत्यारोपण करना है, कोई पार्ट शरीर में आनुवांशिक रूप से समान है, या मानव प्राप्तकर्ताओं में गैर मानवीय ऊतकों या अंगों का प्रत्यारोपण करना है, या फिर आपका समरूप जुड़वा बच्चों के बीच प्रत्यारोपण, या आपके शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में प्रत्यारोपण। तो जेनो ट्रांसप्लांटेशन से जेनोफोर समझ में आ रहा है कि एनिमल वाला पार्ट बोल रहा है। तो मानव प्राप्तकर्ताओं में गैर मानवीय, यानी गैर मानव कौन हो जाएगा? जानवर। तो यहाँ पे जैसे गाय और सुअर का जो हृदय का बल्ब होता है, हार्ट बल्ब, जब मनुष्य का खराब हो जाता है तो वहाँ पे इनका यूज किया जा रहा है, और अमेरिका में सफल परीक्षण भी हुआ। लास्ट में जान बचाने के लिए सुअर का हृदय का बल्ब लगाया गया। तो इस तरह से ये ध्यान रखिएगा, जेनो ट्रांसप्लांटेशन मानव प्राप्तकर्ताओं में गैर मानवीय ऊतकों और अंगों का प्रत्यारोपण है। अब है हमारा अगला प्रश्न, अर्धचालकों का प्रयोग किया जाता है, यानी सेमीकंडक्टर का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है? बिजली उपकरण में, प्रकाश उत्सर्जक में, ऑप्टिकल सेंसर में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि तीनों में किया जाता है भैया। अगला प्रश्न है, IIMFM यानी भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? भोपाल, जबलपुर, देहरादून, दार्जिलिंग। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भोपाल। आ जाते हैं कुछ इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पर। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें जीडीपी के बारे में कि सकल घरेलू उत्पाद, एक सेकेंड, सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी किसी विशेष वर्ष के दौरान किसी देश के भीतर उत्पादित अंतिम सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है, यानी सभी अंतिम वस्तु। तो एकदम ठीक बात है। अगर यही बोल देता कि मध्यवर्ती वस्तु भी, तो कथन गलत हो जाता, क्योंकि फाइनल समोसा कैसे रेडी हुआ या चीनी कैसे रेडी हुआ वो मायने रखता है। बीच बीच में उसको बनाने में मध्यवर्ती वस्तु क्या लगा, ये जीडीपी में काउंट नहीं होता है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि ये हमारे इंडियन टेरिटरी के अंदर ही काउंट होगा, बाहर का चीज़ नहीं। फिर अगला है स्टेटमेंट, भारत में जीडीपी को मापने का विशाल कार्य नीति आयोग द्वारा किया जाता है। तो बिल्कुल गलत बात। नीति आयोग क्यों करेगा भाई? केंद्र सरकार का जो मंत्रालय है वो करते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा केवल एक। अगला प्रश्न है,
कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो तृतीयक क्षेत्र है यानी जो हमारा टर्शियरी सेक्टर है यानी सर्विस सेक्टर, भारत में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा है। बिल्कुल ठीक बात है, उभरा है। फिर बोलता है भारतीय अर्थव्यवस्था का जो द्वितीयक क्षेत्र है सबसे बड़ा नियोक्ता बना हुआ है। नियोक्ता मतलब कि यही रोजगार दे रहा है सबसे ज़्यादा। तो आज भी ऐसा नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्राथमिक जो क्षेत्र है कृषि, एग्रीकल्चर और मत्स्य पालन, एनिमल हस्बेंड्री, यही सब में लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हैं अभी तक। तो नियोक्ता तो अभी तक प्राथमिक क्षेत्र ही बना हुआ है। तो ये कथन गलत हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा केवल 1। तो अब और क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बैंक अपनी जमा राशि का केवल एक छोटा हिस्सा नकदी के रूप में अपने पास रखता है। तो एकदम ठीक बात है। जो भी जमा राशि होता है उसका सिर्फ 15% अपने पास रखता है कैश के रूप में। दूसरा स्टेटमेंट है, बैंक जमा पर जो ब्याज देता है उससे अधिक ब्याज ऋण पर लेता है। तो ये भी ठीक है, यानी ब्याज जो दे रहा है ना उससे अधिक ब्याज पर ऋण भी लेता है। यानी जो बैंकों का इनकम है या अगर कोई उपयोग करता है, ब्याज लेता है, तो फिर उस ब्याज पे जो बैंक आपसे ऋण लेता है, ये दोनों के बीच में जो उसका इनकम हुआ वही बैंक का इनकम होता है। तो ये बात सही है कि अधिक ब्याज ऋण पर लेता है। तो इस यहाँ दोनों स्टेटमेंट सही है। तो आप मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम बहुत सारे क्वेश्चन को देखेंगे। आज हमने करेंट अफेयर्स भी देखा, बिहार स्पेशल देखा, साइंस के कुछ क्वेश्चन देखे और इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।